हेलो, यस, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज जिस हिसाब से बारिश चल रही थी ऐसा लग रहा था कि क्लास कैंसिल करने का मैसेज भेजना है क्या, लेकिन फिर बारिश ही बंद हो गई तो इसलिए क्लास कैंसिल नहीं हो पाई, है ना। लग नहीं रहा ना कि नागपुर में अप्रैल का महीना चल रहा है अगस्त सितंबर के जैसा माहौल चल रहा है। सब बढ़िया, ऑल गुड, ओके। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमारा सिलेबस क्या है। ये फर्स्ट चैप्टर का हम लोगों ने ओवरव्यू लिया था, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। हम लोग ने ओवरऑल देखा कि कितने पेजेस में क्या क्या इसके पार्ट्स है, सेगमेंट्स इस चैप्टर के, राइट। तो अभी जो बेसिक बैलेंस शीट होती है उसके तो पहले भी दो साइड्स थे, अभी भी दो ही साइड्स रहेंगे। वन इज लायबिलिटी साइड एंड दी अदर इज एसेट साइड। याद है 11th की स्टडीज हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ स्टार्ट किया था। वो इसमें भी यही तो फॉर्मूला था, दैट एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अभी भी वही रहेगा, एक साइड इक्विटी एंड लायबिलिटीज के लिए है और एक साइड एसेट्स के लिए है। एसेट इज इक्वल टू इक्विटी मतलब कि कैपिटल यहां पर, एंड लायबिलिटीज जो आप समझते हो समथिंग विच वी ओन टुवर्ड्स समबडी एल्स। एसेट्स इज समथिंग दैट वी ओन, it is either the resources that we own or the right to receive money from the other parties. Simplified definitions अगर बताओ तो। So अब इसका फर्दर जो क्लासिफिकेशन होता है अंडर द मेजर हेड्स एंड माइनर हेड्स, तो उसमें क्या क्या छोटी बातें हैं वो हम लोगों को देखना है। सिलेबस की फाइल भेजा नहीं क्या मैंने आपको? सिलेबस की फाइल, ओके, वो अभी याद दिलाना, आज रात तक नहीं आई तो मुझे याद दिलाना पर्सनली, मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। Now I had asked you people to do one thing, to download the annual report of any one listed company that you like, any report. So मुझे एक स्टूडेंट ने ये वाली रिपोर्ट भेजा है, बजाज ऑटो लिमिटेड। जिज्ञासा कौन है? जिज्ञासा आप हो, राइट। सो आपने भेजा है, सो वो मुझे अभी इजीली मिल गई तो मैंने वो डाउनलोड कर लिया और यहां पर ला लिया। सो इसमें यदि आप देखोगे तो ये एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या पार्ट्स रहते हैं। सो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, उनका मैसेज, नॉन फाइनेंशियल पार्ट, ओके, मैनेजमेंट टीम चेयरमैन्स लेटर, मैनेजमेंट डिस्कशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड जनरल शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल्स में आता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टैंड अलोन सिर्फ वो कंपनी का डेटा रहता है, कंसोलिडेटेड में वो कंपनी की कुछ सब्सिडियरी कंपनीज और एसोसिएट कंपनीज रहती है, तो उसको भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कंसोलिडेट करके डेटा बनाया रहता है, ओके, फाइनेंशियल डेटा। सो इसमें से हमारे काम का पार्ट तो फाइनेंशियल्स वाला है। वैसे तो ये रिपोर्ट में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलेगी, यहां पर अलग अलग किरदारों के नाम मिल रहे हैं, उनकी टीम जो है, एज यू कैन सी द चेयरमैन्स लेटर। इट्स अ लॉन्ग फाइल, इट्स अ बिग फाइल, 250 प्लस पेजेस की फाइल है। अब इसमें ये देखिए उन लोगों ने अपने मॉड्यूल्स के बारे में कुछ कमेंट्री दिया है। दिस इज ऑल नॉन फाइनेंशियल डेटा, ठीक है, कि उनकी सेगमेंट में कौन सी व्हीकल्स चल रही है, क्या चल रहा है, बजाज ऑटो, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द बाइक्स और कौन सी व्हीकल्स है और R&D क्या कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें। तो अच्छा, पल्सर भी बजाज की होती है क्या? ये भी बजाज का होता है ना, बजाज का ऑटो होता है, बजाज की चेतक होती है। तो ये सारे के बारे में उन लोग ने दिया है, जो भी उनका पास्ट स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंसेस है वो भी, उनकी जर्नी, ठीक है, बहुत सारा बाकी की इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन लिस्टिंग अग्रीमेंट के हिसाब से उनको शो करना पड़ता है, कुछ इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट के हिसाब से शो करना पड़ता है, बट ऑल दोज आर नॉन फाइनेंशियल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। देन ये है डायरेक्टर्स रिपोर्ट, कहां गया ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब्सिडियरीज एंड जॉइंट वेंचर। CSR एक्टिविटीज के बारे में दिया है। CSR मतलब CSR, हाँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर डायरेक्टर्स रिपोर्ट के बाद में फिर ये सेगमेंट स्टार्ट होता है, कंसोलिडेटेड या सबसे पहले स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारे काम का है ये वाला पार्ट। इसमें यदि आप देखोगे तो इसमें
क्या क्या चीजें हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सबसे पहले ऑडिटर्स रिपोर्ट है ना, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर रहेंगे इनके, तो उन्होंने पूरे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया, मतलब कि वेरीफाई किया कि प्रॉपरली क्लासिफिकेशन हुआ है या नहीं, उसके पहले की जो अकाउंटिंग वाला एस्पेक्ट है वो सही तरीके से हुआ कि नहीं। सो ऑडिटर की रिपोर्ट रहती है। उनको अगर कुछ लगता है कि कुछ चीज बहुत सिग्निफिकेंट है, उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, तो वो ऑडिटर अपने रिपोर्ट में डिस्क्लोज करते हैं। उनको यदि लगता है कि यस द रिपोर्ट शोज अ ट्रू एंड फेयर व्यू, तो फिर वो वैसा लिख देते हैं। ठीक है, देखो इन्होंने लिखा है, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Companies Act as amended in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the company as at 31st March 2023। तो ये 2023 वाले ईयर का रिपोर्ट है। आप लोग 24 का भी डाउनलोड कर सकते हो और कोई और कंपनी का भी डाउनलोड कर सकते हो, जो आपको मैंने बताया। उसमें भी आपको जो कंटेंट्स है वो ब्रॉडली वैसे ही मिलेंगे। कंपनी वाइज अंदर का पार्ट चेंज हो सकता है, उसके अंदर जो लिखा है, जो स्ट्रक्चर है वैसे ही रहेगा। तो वो उन्होंने कहा कि इट इज शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू विच इज कंप्लाइंग विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया। तो फिर आगे उन लोग ने लिखा स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट इंक्लूडिंग अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कैश फ्लोज एंड चेंजेस इन इक्विटी। तो ये सारी चीजों को उन लोग ने वेरीफाई किया और बोल रहा है कि ये जो रियल में है वो ऐसा ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाया जा रहा है। फिर बेसिस फॉर ओपिनियन, फिर ये ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट रहता है। तो ये आप में से जो लोग सीए करोगे, ऑडिट सब्जेक्ट में आप डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में, ऑडिट थोड़ा बहुत कंपनी लॉ में। तो ये ऑडिटर रिपोर्ट की है पूरी। अब देखिए इसमें नीचे फाइनली ये ऑडिट जो कंपनी है उनका नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनका आईसीआई का फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर है, पार्टनर का नाम है, फर्म के पार्टनर का नाम, फर्म का आईसीएआई का मेंबरशिप नंबर है। ओके, दिस इज यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर अटेस्ट करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो या ऑडिट करके साइन करते हैं, तो उसका यूडीआईएन जनरेट होता है, यूनिक नंबर, सो दैट वो वेरीफाइबल रहे। तो ये ऑडिटर रिपोर्ट का एनेक्जर हो गया। ऑडिटर भी बहुत सारी चीजें यहां पर अपनी रिपोर्ट के थ्रू डिस्क्लोज करता है। एंड देन स्टार्ट्स द बैलेंस शीट। सो वी आर हियर, हम लोग स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स में है और उसके अंदर में यू कैन सी पहला पार्ट क्या था, नॉन फाइनेंशियल्स, जो हम लोग जिसमें डिटेल में अभी जाकर के डिस्कशन नहीं कर रहे, बिकॉज मे बी अ बिट ऑफ दैट यू विल स्टडी इन योर बिजनेस स्टडीज। हम लोग फाइनेंशियल वाले पार्ट में, फाइनेंशियल्स के अंदर में स्टैंड अलोन फाइनेंशियल, उसमें ऑडिट रिपोर्ट जस्ट हमने गो थ्रू किया। और क्या क्या एस्पेक्ट्स पार्ट्स है इसके, बैलेंस शीट, पीएनएल, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो एंड नोट्स। एंड देन इज द नेक्स्ट पार्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स, जिसमें उनके सब्सिडियरीज वगैरह का भी डेटा कंबाइन करके कंसोलिडेट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। सो दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी बजाज ऑटो लिमिटेड for 2023. As you can see, this is the balance sheet as at 31st March 2023. And जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, there is another column for 31st March 2022. समझ रहे? This is for the corresponding figures of the previous year. इसके पहले वाले साल का preceding year. तो बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर आप देखिए। सो इन्होंने पहले एसेट्स लिखा है। अब कंपनी लॉ के फॉर्मेट में रिजिडली जाओगे तो पहले लाइबिलिटीज एंड इक्विटी लिखा हुआ रहता है, लेकिन वो चलता है। जब इन्होंने लिखा है लिस्टेड कंपनी ने, तो मतलब चलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मुझे क्यों तकलीफ होती है, स्कूल वाले कई बार जो प्रोजेक्ट करवाते हैं, तो प्रोजेक्ट का पर्पस क्या होता है, आप जो 20 मार्क का प्रोजेक्ट वर्क वगैरह करते हो, पर्पस क्या होता है कि जो आपने एकेडमिक में पढ़ा है, जो थियोरी में पढ़ा, वो प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होता है, आप वो थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस ले सको, राइट। तो प्रोजेक्ट में कोई कोई कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको कंबाइन करना होता है। तो प्रोजेक्ट में क्या होता है कि एक स्टूडेंट का मैंने देखा था 2 साल पहले, तो वो लोग कि स्कूल, मैं नाम नहीं लूंगा स्कूल का, तो वो स्कूल में उन लोगों ने ये एज इट इज इसका प्रिंट आउट लेकर के लगा दिया था, इसका फोटोकॉपी बना के प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, उनकी फाइल में। लेकिन फिर उनके टीचर, जो अकाउंट्स के टीचर है स्कूल के, उन्होंने बोला कि नहीं, ये कंपनीज एक्ट के फॉर्मेट के हिसाब से नहीं है। मतलब अकाउंट्स के टीचर को ज्यादा ज्ञान है एज कंपेयर टू लिस्टेड कंपनी के जो अकाउंट्स बना रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग, उनसे ज्यादा ज्ञान। तो वो बोले कि नहीं, तो उससे कट करवाया, उसको बोले कि लाइबिलिटीज वाला जो पार्ट है ये इनके तो अगले पेज पे, इसको तुम कट करो, इसको पहले चिपकाओ और उसके नीचे फिर एसेट्स वाला पेज चिपकाओ।
मतलब कैन यू बिलीव दैट? देयरफॉर आई डू नॉट लाइक दिस प्रैक्टिकल वाला सिस्टम। जो बोलने को तो आप प्रैक्टिकल एजुकेशन दे रहे हो, 20 मार्क का वहां पर वेटेज रहता है, मार्क्स मिलते हैं, लेकिन उसमें ये सब चीजें हो रही है। जहां पर सीक्वेंस से क्या फर्क पड़ता है? पहले एसेट्स लिखा है, बाद में लाइबिलिटीज लिखी है। लेकिन हाँ, जो कंपनीज लॉ का फॉर्मेट है उसमें क्या है? उसमें पहले ये कंपनीज लॉ का फॉर्मेट आपकी किताब में है, देखिए उसमें पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है। दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट पेज नंबर 1.5 ऑफ योर बुक, कंपनीज एक्ट 2013 में ये फॉर्मेट दिया हुआ है। तो उसमें पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है और उसके बाद में एसेट्स है। तो मुझे तो लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड इट इज प्रूवन, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है तो ये लोग तो ऑब्वियसली अगर बहुत बड़ा डिफरेंस का मैटर रहता होगा तो फिर वो लोग तो नहीं कर सकते ना ऐसा। तो उन लोगों ने तो पहले एसेट्स लिखा ही है, एंड उससे कुछ नहीं होता है। आप ही बताइए, क्योंकि लाइबिलिटीज एंड इक्विटी का अलग से टोटल लगने वाला है और एसेट्स का अलग से टोटल लगने वाला है। ये टोटल तो मैच होना चाहिए, तभी आपकी बैलेंस शीट प्रॉपर टैलीड है। सो इट शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ कंसर्न। सो आप लोगों को भी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह रहेंगे करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, बट देन इतना बहुत उसको आप थोड़ा सा पहले से केयरफुली करना कि बाद में आपको तकलीफ ना हो। पहले से प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस ले लेना, जो भी स्कूल वाले बताते हैं कि क्या क्या करना रहता है, क्या क्या नहीं करना है, सीनियर से पूछ लेना, सो दैट बाद में आप कई स्कूल वाले ये सब काम नवंबर दिसंबर के वक्त करते हैं, कभी कभी तो जनवरी में करते हैं, जब बहुत क्रूशियल आपकी पढ़ाई का टाइम रहता है। सो इट्स बेटर कि आस्क फॉर इट। अभी से आप अपने स्कूल में बात करो, उन लोगों को बोलो कि आप हमको बता दो क्या प्रोजेक्ट बनाना है, तो अभी थोड़ा करके बना लो, क्योंकि योर करेंसी एज अ स्टूडेंट इज नॉट मनी, इट इज योर टाइम एंड एनर्जी। अभी जो आपका टाइम है वो करेंसी है। जैसे एक एक दिन कटते जा रहा है आपका टाइम का बैलेंस खत्म होते जा रहा है। सो योर टाइम क्लोजर टू द एग्जाम विल बी मोर वैल्यूएबल देन द टाइम विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। आज एक दिन आपका अगर उसमें जाता है तो कम आपको कॉस्ट चुकानी पड़ेगी, लेकिन उधर जनवरी का एक दिन जाता है एग्जाम के एक महीने पहले, तो दैट विल बी मोर कॉस्टली, क्योंकि कई लोग तो जागते भी तब है। सो इट विल बी कॉस्टली। सब ये देखिए, ये इनकी बैलेंस शीट है। इसमें उन लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है विद इन एसेट्स। दो मेजर हेडिंग्स है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, राइट। तो नाउ सी हाउ क्लोज इट इज टू द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। फिर हम लोग फॉर्मेट के एक एक एलिमेंट को तो डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, तो लेकिन मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंक्लिनेशन के साथ में लिंक करके बताना चाहता हूं। तो नॉन करंट एसेट्स, एज यू कैन सी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहां पर भी देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। उन्होंने इंटेंजिबल एसेट्स की अलग ही कैटेगरी बना दिया। अगर आप स्ट्रिक्टली देखोगे तो यहां पर क्या लिखा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, उसके अंदर में ये सब आते हैं। एक आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, और उसके अंदर और क्या आता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल एसेट्स। इन्वेस्टमेंट जो है यहां पर देखो अलग से हेडिंग है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है प्रैक्टिकली अभी, लेकिन हम लोग जब एग्जाम के एंगल से पढ़ेंगे तो वी हैव टू बी वेरी रिजिड, वी हैव टू बी स्पेसिफिक, कि अगर बोला कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस किधर आता है तो आपको उसका लिखना पड़ेगा माइनर हेडिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, मेजर हेडिंग नॉन करंट एसेट्स, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहां पर एग्जाम के लिए आपको थोड़ा सा रिजिड चलना पड़ेगा, बिकॉज हमको बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से भी आंसर्स लिखना है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि इसे थोड़ा बहुत चलता है। फिर और क्या क्या है, ये सब नॉन करंट एसेट्स हैं। फिर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडियरीज। तो ये सारी की जो वैल्यूज हैं उसकी डिटेल में आपको दूसरी नोट मिल जाएगी। यहां पर तो सिर्फ एक फाइनल वैल्यू ला करके लिखी गई है। जैसे इफ यू जस्ट ऑब्जर्व कि ये कंपनी का 2022 31 मार्च को जो वैल्यू था उससे काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। जनरली इसको परसेंटेज टर्म्स में कंपेयर किया जाता है, तो ये 1700 से लेकर के 2600 हो गया, मींस इट हैज इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 50%। आधे 50% से बढ़ गया ना ये ईयर ऑन ईयर। तो वो हमारा एनालिसिस वाला चैप्टर रहेगा जिसमें हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे। ये दो कॉलम तो रहेंगे और दो कॉलम बना लेंगे कि चेंज कितना हुआ, चेंज का परसेंटेज कितना हुआ। ये चीज तो आपको नॉर्मली भी समझना चाहिए, ठीक है। देन बाकी इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे बिग लेवल के। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज काफी बढ़ गई है, आप देख सकते हो, है ना। फाइनेंशियल एसेट्स कम हो गए हैं। फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर में उसमें इन्वेस्टमेंट्स था मेनली, सो दिस इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट, दिस इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब वो उसका मीनिंग क्या है, इनके नोट्स वगैरह में वो लोग एक्सप्लेन करते हैं।
जितने हद तक की जरूरी है. These are the financial investments. So these are the non-current investments which we are talking about here. Then और क्या क्या है ये तीनों में से? Deferred tax assets, long-term loans and advances, other non-current assets. है इसमें से कुछ? ये देखिए लोन्स है ना. नॉन करंट में भी ट्रेड रिसीवेबल्स है. वैसे तो उसका वैल्यू नील है, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल्स जनरली आर करंट एसेट्स. आप लोगों को अगर मैं बोलूं डेटर्स कौन से एसेट्स होते हैं, तो करंट एसेट्स, क्योंकि जनरली हम लोग उनसे 12 महीने के अंदर पैसा रिसीव करने को देखते हैं. बट यहां पर आप देखोगे तो ट्रेड रिसीवेबल्स इज ऑल्सो गिवन अंडर नॉन करंट एसेट्स. तो वी विल अंडरस्टैंड कि हाउ टू क्लासिफाई द ट्रेड रिसीवेबल्स और एनी सच एसेट्स इनटू करंट एंड नॉन करंट. उसका क्या प्रिंसिपल है, क्या कंपनी लॉ कुछ बोलता है या कहीं और लिखा है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सो मेनी थिंग्स आर मेंशन्ड इन द फॉर्मेट ऑफ द शेड्यूल 3. उसके साथ साथ में मतलब बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस वगैरह भी एप्लीकेबल होते हैं. देन इनकम टैक्स एसेट्स जो है ये ही डिफर्ड टैक्स एसेट्स है. दिस इनकम टैक्स एसेट्स आर ओनली द डिफर्ड टैक्स एसेट्स एज यू कैन सी. तो इसका मीनिंग क्या होता है ये भी आपको मैं समझाऊंगा. ओके क्योंकि आपका इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट अलग आता है और बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट अलग आता है. सो दैट लीड्स टू अ डिफरेंस समटाइम्स. तो उसके कारण ये हमको एसेट क्रिएट करना पड़ता है. तो क्यों कैसे हम लोग समझेंगे उसको लॉजिकली. एंड देन अदर नॉन करंट एसेट्स. सो यू कैन सी द डिटेल नोट रिलेटेड टू दिस. ये सारी जो चीजें हैं कोई ना कोई नोट में उसका आपको डिटेल मिल जाएगा. समझ रहे हो. दीज आर ऑल नॉन करंट एसेट्स. तो ब्रॉडली बोल सकते कि सारे उसमें कवर्ड थे. All these headings were there. And then the current assets. Current assets में एकदम strictly फॉर्मेट के हिसाब से, क्योंकि ये तो आपको धीरे धीरे याद ही हो जाएगा क्या क्या चीजें हैं. करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स. अब इसमें देखते हैं कि यहां पर इन लोगों ने इसमें से कौन से यूज किए हैं. तो यहां पर यू कैन सी इन्वेस्टमेंट्स है, लेकिन वो फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर में लिखा हुआ है. इट इज नॉट गिवन एज अ सेपरेट आइटम. इट्स ओके. तो उन्होंने एक हेडिंग ही बना दिया फाइनेंशियल एसेट्स, जबकि यहां पर ऐसा कोई हेडिंग नहीं था फाइनेंशियल एसेट्स. तो चलता है. तो इन्वेंट्रीज है यहां पर भी, मीन सीक्वेंस मैटर नहीं करता है जो कंपनीज एक्ट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है. देन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये सारी चीजें हैं. देन अदर बैंक बैलेंसेस का उन्होंने एक हेडिंग ही अलग दे दिया. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में इंक्लूड नहीं किया. अदर बैंक बैलेंसेस. लोन्स, ये लोन्स हमने लिया है कि हमने दिया है. ये किस टाइप के लोन्स हैं जो कि आपको एसेट्स में दिख रहे हैं, जो हमने किसी को दिया है. दीज आर द लोन्स गिवन बाय अस. अब ये 3.62 इफ दिस अमाउंट इज ऑल इन रुपीज क्रोर्स. 3.62 क्रोर्स का लोन दिया है ये कंपनी ने किसी और को. पिछले साल तो और भी ज्यादा था, इस साल कम हो गया है. मीन सम अमाउंट हैज बीन रिकवर्ड. उसके नोट में जाएंगे तो और डिटेल मिल जाएगा. अदर फाइनेंशियल एसेट्स एंड अदर करंट एसेट्स. तो रफली स्पीकिंग ये सारे हेडिंग्स भी उनके फॉर्मेट में कवर्ड है. उससे कुछ ज्यादा ही उन लोग ने बना दिया, लेकिन उससे कम नहीं बनाया. दे हैव नॉट मर्ज्ड ऑल द करंट एसेट्स अंडर वन हेडिंग एंड जस्ट रिटन वन वैल्यू हियर. ऐसा नहीं निपटाया, उन्होंने उसको डिटेल में लिखा है. बट आपको और फर्दर डिटेलिंग चाहिए तो आपको रिस्पेक्टिव नोट देखना पड़ेगा. वो नोट का जो फाइनल फिगर रहेगा वो आप यहां से आके उसको मैच कर सकते हो. वो नोट में जो भी वर्किंग रहेगी, जैसे ये ट्रेड रिसीवेबल्स के नोट में जाओगे तो आपको इस साल का 1776 ये वाला वैल्यू मिलेगा. हम लोग वो भी मैच करके देखेंगे. एंड देन द अदर पार्ट इन दिस बैलेंस शीट इज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, विच हैज ब्रॉडली टू मेजर पार्ट्स. इक्विटी विच इज द शेयर होल्डर्स फंड. इसी को इन लोगों ने नाम देखो चेंज कर दिया. क्या नाम दे दिया? इक्विटी. तो हम लोग भी अपनी अंडरस्टैंडिंग में इसको हम लोग इक्विटी वर्ड बोल सकते हैं. अब आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा कंपनीज में दो टाइप के शेयर कैपिटल होते हैं. क्या क्या पढ़ा है? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड बोरोड नहीं, वो तो लोन हो गया. इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स. तो यहां पर इक्विटी वर्ड के अंदर भी दोनों आ जाते हैं. ओके, ये जो इक्विटी है ना इसके अंदर भी दोनों आ जाते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी. अदर इक्विटी अपने आप में डिटेल्ड पॉइंट है. अदर इक्विटी जो है इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अदर शेयर कैपिटल्स अदर देन इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. ये तो बहुत रेयरली रहेगा, लेकिन ये आप अदर इक्विटी के डिटेल में जाओगे इस नोट में तो आपको मिलेगा रिजर्व्स कितने कितने हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस. कंपनी के जो प्रॉफिट्स अलग से वो रखते हैं. नो, कंपनी ऑलवेज डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल द प्रॉफिट. जस्ट लाइक
हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या करते थे, जो भी प्रॉफिट रहता था, नेट प्रॉफिट जनरली उसको क्या करते थे, एंड में कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते थे, ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पर कंपनीज के केस में कंपनी डिसाइड करती है, जो मैनेजमेंट रहता है वो डिसाइड करता है कि कितना डिविडेंड देना चाहिए, फिर शेयर होल्डर से अप्रूवल मिलता है और वो डिविडेंड उस हिसाब से दिया जाता है। लेकिन कई बार कंपनीज के ग्रोथ के प्लान्स रहते हैं, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि कंपनी ने अगर प्रॉफिट कमाया है से 40 रुपीज पर शेयर, तो पूरा 40 रुपीज बांट देगी शेयर होल्डर को। हो सकता है सिर्फ 10 रुपीज बांट रही है एज ए डिविडेंड, बाकी का अमाउंट वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में ग्रोथ के लिए। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी। देयर आर सम कंपनीज जो बहुत डिविडेंड देती है, एंड देन देयर आर सम कंपनीज जो डिविडेंड कम देती है क्योंकि उनका ग्रोथ पे फोकस है। तो शेयर होल्डर्स के उनके इन्वेस्टमेंट एपेटाइट के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं शेयर होल्डर्स कि अपन ने कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे अगर आपको डिविडेंड चाहिए, आपको कैश फ्लो चाहिए, तो आपने फिर डिविडेंड वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो जिसका ज्यादा ग्रोथ का पर्सपेक्टिव नहीं है। जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती है, IOCL हो गया, ओके, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL, ओके, इस टाइप की जो कंपनीज होती है ये बहुत सारे डिविडेंड बांटती हैं क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा ग्रोथ का प्लान नहीं रखते हैं। लेकिन कई सारी जो प्राइवेट कंपनीज होती है, प्राइवेट मतलब कि जिसमें प्रमोटर्स जो है वो कोई इंडिविजुअल्स है, कंपनीज तो यहां पर हम लोग लिस्टेड की बात कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक नहीं है, ऐसी कई सारी कंपनीज में जहां ग्रोथ के प्लान्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो लोग डिविडेंड आपको कम बांटेंगे, कंपनी में पैसा रिजर्व्स में रखेंगे, और उसको रिजर्व्स में रखेंगे मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। हम लोग ने लास्ट ईयर जनरल रिजर्व पढ़ा था, कुछ याद है आपको? P&L अकाउंट डेबिट एंड जनरल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। और वो पैसे को वो लोग चाहे तो क्योंकि पैसा बैंक में तो पड़ा ही है, उसको कहीं ट्रांसफर नहीं किया है, तो उसको वो लोग फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स में यूज कर सकते हैं। क्योंकि जितना कंपनी नई मशीनरी और इन्वेस्टमेंट्स में डालेगी पैसा, उतना फ्यूचर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कंपनी की बढ़ते जाएगी। सो इस तरीके का अप्रोच रहता है, एंड वो सब भी समझना है तो फिर आपने जो नॉन फाइनेंशियल वाला पार्ट था वो भी थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए। अगर आप एज एन इन्वेस्टर देख रहे हो तो अभी तो हम लोग सिर्फ प्योरली फाइनेंस वाले एंगल से देख रहे हैं, लेकिन देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, डायरेक्टर्स कमेंट्री जो रहती है, उन लोगों ने उनका क्या प्लान्स है, उनके क्या इंटेंशंस है, वो सब चीजें भी हमको पढ़ना चाहिए। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रॉपरली एनालाइज अ कंपनी एंड देन टू इन्वेस्ट। बट लोग टिप्स के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, है ना, मैसेज आ गया कि ये कंपनी में खरीद लो, अभी शेयर प्राइस इतने का है, टारगेट इतने का है, इतने पे स्टॉप लॉस लगा दो, लोग खरीद लेते हैं, एंड देन लोगों का पैसा डूबता भी है। ओके, रिटेल इन्वेस्टर्स आर द मोस्ट फुलिश कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स, जो अपना ही पैसा बिना सोचे समझे किसी के बोलने पे लगा देते हैं। सो एटलीस्ट एज अ फाइनेंस स्टूडेंट वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द मनी दैट वी इन्वेस्ट, एंड फॉर दैट इट विल ऑलवेज बी गुड इफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड दिस स्टेटमेंट्स। तो ये मैं आपको कोई टाइम पास के लिए नहीं बता रहा हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है टाइम पास करने को। ये जो स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं, ये आपको बता रहा हूं ताकि कभी फ्यूचर में काम पड़े, और पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा, आई होप जल्द से जल्द पड़े। आप जल्द से जल्द इन्वेस्टिंग शुरू करो, लोगों को एडवाइस दो, नॉलेज हासिल करो। तो वी हैव टू समवेयर स्टार्ट विद द बेसिक्स ना। अगर आपको बहुत बड़ी पहाड़ चढ़ना है तो सबसे पहले चलना तो सीखना पड़ेगा ना, इन द फर्स्ट प्लेस। तो हम लोग बस एक रूबरू हो रहे हैं कि ठीक है भाई, जो हम लोग कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, नॉट द सेम बट क्वाइट सिमिलर, वो उसी फॉर्मेट में काफी सिमिलैरिटी के साथ में जो कंटेंट से इसमें लिखे जाते हैं। फिर अभी तो हम लोग अभी भी फेस भी देख रहे हैं, these 2 pages are still the face of the balance sheet। उसका जो एग्जैक्ट डिटेल से स्टडी करना है वो कहां से मिलेगा? यू हैव टू गो टू द नोट्स टू अकाउंट्स, उसमें बहुत सारी चीजें मिलेगी। स्टेटमेंट ऑफ P&L पढ़ते आना चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते आना चाहिए। अभी हम लोग बनाना सीख रहे हैं, लेकिन आगे आपको पढ़ना है, आगे आपको बनाने का काम कम पड़ेगा। ओके, हो सकता है बनाने का भी काम पड़े, लेकिन सॉफ्टवेयर रहते हैं, सिस्टम्स इन प्लेस रहता है बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो उतना टेंशन नहीं है। टैली जैसा सॉफ्टवेयर, टैली तो बहुत सिंपल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें तो आप सिर्फ एंट्री मारो तो बैलेंस शीट में तो प्रॉपर उसका इफेक्ट पहुंच ही जाता है। लेकिन आप फिर भी बैलेंस शीट बनाना सीखे ना 11वीं में, क्योंकि इफ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम जीरो लेवल ओनली देन यू कैन बी अ गुड एनालिस्ट। आप उसका एनालिसिस अच्छा कर सकते हो। आपको जो चीज खुद करते ही नहीं आता है, आप उसमें एक्सपर्ट कैसे बनोगे? जस्ट कि लोगों ने क्या किया हम वो चेक कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग अभी इसको ग्राउंड लेवल से अगर देखें तो ये ऐसा, ये तो फाइनल प्रोडक्ट है वैसे, दिस इज नॉट ग्राउंड लेवल थिंग। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसमें और एक हेडिंग दी है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो ये आज की कंपनीज में मोस्टली आपको नहीं मिलेगा।
अगर आपको कोई कंपनी मिलती है तो मुझे जरूर बताना, आई वुड लाइक टू सेव दैट बैलेंस शीट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, बट हम लोग जरूर पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये क्या मीनिंग होता है इसका, क्योंकि हम लोगों को कुछ कुछ चीजें फॉर्मेट के हिसाब से पढ़ना है ना, जो थियोरी में दी है। देन नॉन करंट एंड करंट, दीज आर द मेजर हेडिंग्स अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टू। यहां पर भी देखो नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज, these are the words. They have not used the word long term liabilities, they have used the word non current liabilities. So उसके definitions वगैरह हैं। non current के अंदर में क्या क्या है? long term borrowings, deferred tax liabilities, other long term liabilities and long term provisions। इधर देखते जरा क्या है, other non current liabilities है, deferred tax liabilities है और provisions है ना, long term provisions है, and these are nothing but these are the financial liabilities के अंदर में sales tax deferral। so basically this company does not have any amount of loan on it, debt नहीं है कंपनी में। so this is a positive point from the angle of investors like me, क्योंकि debt रहता है तो equity holder के थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। debt रहता है, debt मतलब कि अगर उन्होंने लोन लिया है, देखो ना इसमें लोन दिख रहा है क्या कहीं आपको? ये जो borrowings वाला पॉइंट था, इसमें कहीं borrowings दिख रही है आपको? सेल्स टैक्स डिफरल लिखा हुआ है, सेल्स टैक्स की कुछ लाइबिलिटी है उनकी, लेकिन आप उनकी बैलेंस शीट की साइज के हिसाब से देखोगे, उनके एसेट्स की साइज के हिसाब से देखोगे, देखो उनके करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स कितने वैल्यू के हैं, उसके मुकाबले में ये नॉन करंट लाइबिलिटीज तो बहुत छोटी सी है। दीज आर द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, सो दीज रिप्रेजेंट्स द डेट पोर्शन ऑफ द कंपनी एंड debt to equity, this is the equity portion. So in ratio analysis we will also see the debt equity ratio. So you can see that the debt is negligible as compared to equity, means the company is virtually debt free बोलेंगे, debts नहीं है कंपनी को, तो that means shareholders को यहां पर रिस्क थोड़ा सा कम है। मैं जनरली पर्सनली आई लाइक टू इन्वेस्ट इन डेट फ्री कंपनीज और वेरी लो डेट होना चाहिए। कुछ कुछ कंपनीज रहती है जिनका इक्विटी अगर 100 है तो उन्होंने डेट 300 का लिया रहता है, बहुत रिस्की कंपनी रहेगी, मतलब मेरे एंगल से। यू मे हैव दैट एपेटाइट तो अलग बात है, इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग। किसी चीज कोई चीज मेरे लिए मुझे बहुत रिस्की लगती है, आपके लिए बच्चों का खेल होगा तो हो सकता है, राइट। सो डेट टू इक्विटी रेशियो एक रेशियो है जो हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में, तो यू विल हम लोग वहां पर यही सब करेंगे, कंपनी की बैलेंस शीट से डेटा उठाएंगे और डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। बट उसका आगे क्या यूज होता है, आगे डिसीजन मेकिंग करते हैं हम लोग, वी अंडरस्टैंड यूजिंग दैट कि कंपनी का कितना प्रोपोर्शन डेट है, अगर बहुत ज्यादा है तो रिस्क क्या रहता है, कंपनी अगर प्रॉफिट्स नहीं भी कमाए या कम कमाए तो भी उनको अपने बोरोइंग्स का इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है। जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रहती है ना, लोन वगैरह बहुत सारी लेके रखा है कंपनी ने बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या डिबेंचर्स इशू करके रखा है। डिबेंचर नाम सुना है आपने? डिबेंचर कहां, बिजनेस स्टडीज में, बिजनेस स्टडीज में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऐसा कुछ था क्या? वेरी गुड। तो अभी उसका थोड़ा सा अकाउंटिंग वाला एंड प्रेजेंटेशन वाला एस्पेक्ट भी देखेंगे। तो कुछ समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो जो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा वेदर और नॉट कंपनी को प्रॉफिट हो। सो इट इज सो रिस्की बिकॉज उसके कारण लॉस और बढ़ जाएगा, एंड वो लॉस अल्टीमेटली कौन बेयर करेगा? कौन बेयर करेगा? कंपनी। कंपनी मतलब कौन? शेयर होल्डर्स। अल्टीमेटली तो जो ओनर्स है अल्टीमेटली वो लोग बेयर करेंगे। एट द सेम टाइम अगर कंपनी का से प्रॉफिट बहुत ज्यादा है और उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिया भी, तो भी पूरा रिमेनिंग प्रॉफिट किसका रहता है? शेयर होल्डर्स का रहता है। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज लेवरेज, मतलब अगर शेयर होल्डर अगर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो हाई डेट कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकता है शेयर होल्डर, क्योंकि कम शेयर होल्डर्स को ज्यादा कैपिटल से जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें हिस्सा मिलता है। जैसे मान लो इक्विटी 100 है और डेट बोरोइंग 300 की है, तो आप पैसा तो 400 रुपए से कमा रहे हो, उसमें 300 रुपए से पे तो आप सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे हो। मान लो इंटरेस्ट 10% पे 12% पे दे दिया, लेकिन पैसा आपने कमाया 400 का 20%, कितना कमा लिया? 80 रुपए, और उसमें से 300 का 12% कितना होता है? 300 का 12% 36 रुपीज, इतना आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, तो भी आपको क्या पैसा कितना बचा? 44 रुपीज। अब ये 44% रिटर्न हो गया शेयर होल्डर्स का, क्योंकि 400 में से 300 तो डेट का था। अब मतलब बाकी के 100 वालों को कितना रिटर्न मिल गया? 44 का।
तो ये तो लेवरेजिंग का फायदा है। अगर वो कंपनी सिर्फ 100 रुपए की कैपिटल से वर्क करती थी तो 100 रुपए का 20% मिलता था शेयर होल्डर्स को, अज्यूमिंग कि उनका रिटर्न ऑन इक्विटी सेम है। कुछ समझ रहे हैं? तो दिस इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल लेवरेजिंग, जो शायद बिजनेस स्टडीज में है भी, आई डोंट नो, मैंने लेटेस्ट सिलेबस देखा नहीं है, लेकिन व्हाट आई एम टेलिंग यू इज ऑल दिस एनालिसिस एंड ऑल दैट वी विल बी सीइंग राइट नाउ। आप लोगों को, जो लोग सीए कर रहे हैं, भले फाउंडेशन लेवल पे डायरेक्टली हेल्प नहीं करेगा, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पर अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये 2 सब्जेक्ट में हेल्प करेगा, फाइनल लेवल पर भी करेगा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो लोग सीए नहीं भी कर रहे, आपको अपनी बाकी सारी जर्नी में, क्योंकि आप लोग फाइनेंस फील्ड में ही कुछ ना कुछ काम करने वाले हो, आपको ये आपकी लैंग्वेज है जो आपको रीड करते आना चाहिए। इट दिस नॉलेज विल डेफिनेटली हेल्प यू, आप एनालिसिस कर पाओगे। जिसे मेरा ध्यान चला गया देखते से कि अरे ये तो बहुत कम है कंपेयर टू द इक्विटी, मींस ये कंपनी में इन्वेस्ट करने में ज्यादा रिस्क नहीं है। अभी आई एम नॉट मेकिंग एनी स्टॉक रिकमेंडेशन और गिविंग एनी कंक्लूजन, there are a lot more other things to be seen, such as share price, such as the profitability, such as the change in the profits over the years, बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है। This is just one of them. This type of analysis is called as fundamental analysis in stock market. कुछ लोग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, सिर्फ चार्ट्स की स्टडी करते हैं, स्टॉक के प्राइस का चार्ट कैसा चल रहा है, क्या बैंड बन रहा है, तो दैट इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। लेकिन हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस किए बगैर कोई भी कंपनी में हमने इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कई बार तो आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट नहीं रहता है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स रहते हैं जिनको इंटरेस्ट रहता है। कैन यू नेम अ फ्यू जिनको इंटरेस्ट रह सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? गवर्नमेंट को रह सकता है, क्यों? टैक्स कितना कलेक्ट हो रहा है, और अदर जनरल डेटा कलेक्शन के लिए भी। और किसको रह सकता है? बैंक्स को इंटरेस्ट रह सकता है जिन्होंने लोन देके रखा है, या फ्यूचर में जो लोन देंगे पोटेंशियल लेंडर्स, और हाँ इंप्लॉइज को इंटरेस्ट रह सकता है कि कंपनी की बैलेंस शीट हेल्दी है तो मतलब कंपनी का फ्यूचर भी हेल्दी है, सो इंप्लॉइज कैन एक्सपेक्ट ग्रोथ। अगर बैलेंस शीट में दिख रहा है कि भाई अभी तो गड़बड़ है, और बैलेंस शीट की हेल्थ ये टोटल से नहीं जज करते हैं कि एसेट और लाइबिलिटी का टोटल, अरे तेरी 31,000 करोड़ की है क्या, मेरी तो 40,000 करोड़ की है, ऐसे जज नहीं करते बैलेंस शीट का टोटल। समझ रहे हो क्या? आपको रेशियोज देखना है। टोटल तो क्या, इधर मैंने बढ़ा दिया और उधर भी बढ़ा दिया तो टोटल तो बढ़ जाएगा, वैसा नहीं। बैलेंस शीट हेल्दी है कि नहीं ये हमको सीखना है ना। अब मेडिकल की पढ़ाई में पेशेंट हेल्दी है कि नहीं उसके लिए सिखाते होंगे ना, कुछ तो एनालिसिस सिखाते होंगे कि क्या क्या देखना चाहिए। वैसे हमको यहां पर क्या क्या फैक्टर्स स्टडी करना चाहिए, वही हमारी इस किताब में है। और किस किस लोगों को फर्क पड़ता है? हाँ, दूसरी कंपनीज को, ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर्स वगैरह जो है, या इनके जो सप्लायर्स हैं, कुछ कुछ सप्लायर सिर्फ इन पे डिपेंडेंट होंगे, कुछ कुछ कस्टमर्स इन पे डिपेंडेंट होंगे, है ना, जो इनसे रिलेटेड कंपनीज है। दे माइट ऑल्सो बी इंटरेस्टेड कि भाई ये कंपनी अच्छी चलती रहे तो अपना भी सेल्स अगले साल का इतना रहेगा। और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, सेबी, करेक्ट, सेबी इज सेविंग ऑफ द गवर्नमेंट ओनली, लेकिन यस पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट रहता है, दे विल लाइक टू स्टडी द बैलेंस शीट एंड देन डिसाइड। और यस, हाँ, ये सब इन्वेस्टर्स ही हो गए, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स वगैरह जो हो गए। सो यस, ब्रॉडली हमने 11th में पढ़ा था इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल मतलब जस्ट द ओनर्स एंड द मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज आर एक्सटर्नल, एम्प्लॉइज द अदर इन्वेस्टर्स, ओके, जो डिबेंचर होल्डर्स वगैरह हैं, बॉन्ड होल्डर्स होते हैं कंपनी में, कई सारी कंपनीज बॉन्ड्स इश्यू करती है। आप कोई फाइनेंस कंपनी का अगर बैलेंस शीट डाउनलोड करोगे तो बहुत अलग टाइप का ही दिखेगा आपको। फाइनेंस कंपनी के बैलेंस शीट पे बहुत सारा लोन दिखेगा, तो उसको वैसे नहीं एनालाइज करते, उसको थोड़ा अलग तरीके से एनालाइज करते हैं। दिस इज अ नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो इसके एनालिसिस में हम लोग ये देखते हैं। इनका काम सेल्स का है, रेवेन्यू से, ये सेल्स करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं प्रोडक्ट को, और इन्वेस्टमेंट इनको यूज लगता है ना प्लांट एंड मशीनरी में। सो देन नेक्स्ट पार्ट इज करंट लाइबिलिटीज। इफ यू कैन कंपेयर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो आप देखिए जो इनका लाइबिलिटीज वाले साइड का टोटल है उसका मेजर पोर्शन तो इक्विटी से ही आ रहा है। सो मीन्स द कंपनी इज हैविंग अ वेरी हाई इक्विटी परसेंटेज, ओके। जो उनका टोटल एसेट्स है उसमें से मेजर पोर्शन इक्विटी से फंडेड है, उसको प्रोप्राइटरी रेशियो भी बोलते हैं। वी विल बी सीइंग दैट रेशियो इन द रेशियो एनालिसिस चैप्टर।
तो हर एक रेशियो का कुछ ना कुछ मीनिंग और यूज रहेगा। कुछ चीजें शायद ये लेवल पर उतने डेप्थ में ना समझे हमको, लेकिन यूजलेस है ऐसा नहीं है। अभी हम जो कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं इसका मतलब हम कुछ प्रैक्टिकल चीजें ही पढ़ रहे हैं। सो देयर विल बी सम प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट यू विल बी स्टडिंग। तो ये मत समझना कि ये सब फालतू है। कुछ चीजें आपको लगेगी, कुछ चीजें मैं भी आपको बताऊंगा कि रियल लाइफ में एक्चुअल में कुछ और होता है, अपन सिर्फ ये बुकिश लेवल पर पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको उसको मतलब कि उसका वर्थ मान करके पढ़ना है तो हमको उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सीख ही रहे हैं इन एनी केस। अब देखो ट्रेड पेएबल्स के अंदर में उन्होंने फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया, अमाउंट ड्यू टू माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो ये कोई दूसरे एक्ट के हिसाब से करना पड़ता है ये डिस्क्लोजर। दिस डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द कंपनी लॉ और द लिस्टिंग अग्रीमेंट, दिस इज रिक्वायर्ड बाय द MSME एक्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट, उसमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो वो भी ये कंपनी इसको फॉलो करना पड़ता है। आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ क्रेडिटर्स अदर देन दोज, देन अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज एंड नॉट मच, सिर्फ यही मेजर पोर्शन है। अगर आप ओवरऑल परसेंटेज देखोगे तो 5100 या 5200 के रफली करंट लाइबिलिटीज है, उसमें से मेजर पोर्शन किसका है? क्रेडिटर्स का है। देख सकते हैं आप, ट्रेड पेएबल क्रेडिटर्स का जो ड्यू है, ये लोग ट्रेड पेएबल वर्ड यूज करते हैं, उसमें क्रेडिटर्स भी आ जाता है और उसमें बिल्स पेएबल वगैरह भी आ जाते हैं अगर कुछ है तो, और वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, करंट टैक्स लाइबिलिटीज नेट, है ना, जो कोई टैक्स ड्यूज वगैरह पेएबल है, एंड गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट यहां पर भी आपको कुछ दिख रही थी, ये नॉन करंट लाइबिलिटी है और ये करंट लाइबिलिटी है। अब आप सोच रहे होंगे गवर्नमेंट ग्रांट क्या हमें गवर्नमेंट को वापस करना है जो लाइबिलिटी में लिखा है? क्यों लाइबिलिटी में लिखा है गवर्नमेंट ग्रांट? व्हाई आर वी लाइबल टू गिव इट बैक टू द गवर्नमेंट? नो, द आंसर इज कि वो गवर्नमेंट से हमको जो पैसा मिला है उसको कोई कंडीशंस के साथ मिला है, तो जब तक वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तब तक के वो हमको लाइबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। अगर कंडीशन वायलेट हो जाती है तो हमको वो रिफंड करना पड़ सकता है। सो ये सब के क्लासिफिकेशन के कुछ ना कुछ ये होता है रूल्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का यहां पर नाम लिखा है, कंपनी सेक्रेटरी का भी नाम लिखा हुआ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का नाम है, एंड जो ऑडिटर है उसका भी यहां पर नाम है, एज यू कैन सी। देन कम्स द सेकेंड पार्ट विच इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैंने बैलेंस शीट तो आपको बताया, अब उससे संबंधित थोड़ा सा ये भी देख लो कि नोट्स वगैरह में कैसा डिटेलिंग रहता है। जैसे मैं आपको ये वाला नोट बताना चाहूंगा, अदर इक्विटी वाला नोट नंबर 14, इसी में ये वाले मैं आपके साथ रिपोर्ट शेयर भी कर दूंगा, यू कैन ऑब्जर्व द सेम वन लेटर ऑन। इसमें देखो पहले तो आगे क्या क्या है, स्टेटमेंट ऑफ P&L है, ये 2 पेज का है, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, ये हम लोगों को पढ़ना नहीं है इस लेवल पर, लेकिन ये भी इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि इक्विटी होल्डर्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। देन कैश फ्लोज, ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, दिस इज प्रिपेयर्ड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस किताब का, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये भी हमको पढ़ते आना चाहिए, बाद में आप समझोगे। देखो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दिख रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगले पेज पे है क्या? यस, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐसे 3 पार्ट्स होते हैं, कौन से टाइप की एक्टिविटी से कितना पैसा मिला या देना पड़ा, पॉजिटिव या नेगेटिव कैश फ्लो। सो ये यही फॉर्मेट में हम लोग सीखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट टुवर्ड्स द लास्ट चैप्टर इन दिस। फिर नोट स्टार्ट होते हैं, तो ये सब होगा, हमने ये सब देखा एक एक करके। स्टेटमेंट ऑफ P&L मैंने अभी डिटेल में नहीं बताया, फिर नोट स्टार्ट होते हैं। ये नोट्स में आप देखोगे तो नोट नंबर 1 is the summary of the accounting policies that they follow. Then नोट, ये बड़ी लंबी नोट है ना, क्या क्या इनकी अकाउंटिंग पॉलिसी है, क्या क्या एस्टिमेट्स है, जजमेंट्स है, सब सेल ऑफ गुड्स में कब रिकॉग्नाइज करते हैं वो लोग रेवेन्यू, एंड सो ऑन। डू रीड, बहुत सारा नॉलेज मिलता है, बहुत कुछ पता चलेगा। फिर अलग अलग चीज का वही चल रहा है, नोट नंबर 1 ही चल रहा है अभी, कंटिन्यूड। ओके, टैक्सेशन रिलेटेड पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड पॉलिसी क्या है,
तो टेक्निकल लैंग्वेज रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं समझेगा आपको। अगर 11th में पढ़े हो तो कुछ तो समझेगा। एंड देन नोट नंबर 2, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसकी जो फाइनल वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ये तो डिप्रिसिएशन है, ये नेट ब्लॉक वाली वैल्यू, ये फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे गई है 2635.29, 2635.29। और ये 2021-22 का भी है। ये ध्यान रखो 2635.29। देखो मैं आपको ये वैल्यू बैलेंस शीट के फेस पर भी टिक लगवाता हूं, 2635.29। ये देखो है कि नहीं, वो नोट का जो फाइनल कैलकुलेटेड वैल्यू है वो यहां पर आता है। सो इट इज ऑल लिंक्ड। ऐसा नहीं है कि डिटेल में कुछ और ही लिखा है, यहां कुछ और है। इट इज ऑल सपोज टू बी प्रॉपरली लिंक्ड। ऐसी तो बहुत सारी नोट्स हैं आगे, बहुत सारी नोट्स हैं। देन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज की डिटेल्स है, इंटेंजिबल एसेट्स की नोट है, इंटेंजिबल एसेट्स, टेक्निकल नो हाउ, एक ही एसेट इनके पास, टेक्निकल नो हाउ। इन्वेस्टमेंट्स, कौन सी कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट है, तो बजाज ऑटो लिमिटेड की बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग नाम की कंपनी उन्होंने नीदरलैंड्स में बनाए हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट है। दिस इज द होल्डिंग कंपनी प्रोबेबली। सो उसमें भी अनकोटेड कितना है, कोटेड कितना है। देन द अदर इन्वेस्टमेंट्स, देखो इनके पास में इतने सारे बॉन्ड्स है, दीज आर द बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, दीज आर द वेरियस बॉन्ड्स ऑफ सम अदर कंपनीज जो इन्होंने खरीद के रखा है, इनके पास जो सरप्लस मनी था उससे बड़े बड़े अमाउंट का। सो दीज आर ऑल द इन्वेस्टमेंट्स, कंटिन्यू कंटिन्यू, ये रन्स इनटू पेजेस। देन लोन्स गिवन, नोट नंबर 6 एसेट्स वाला नोट था। अदर फाइनेंशियल एसेट्स, अदर एसेट्स, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री के अंदर देखो ये टर्म्स आपको पता रहना चाहिए, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टोर्स, स्पेयर्स एंड पैकिंग मटेरियल एंड लूज टूल्स। इसको कंज्यूमेबल्स भी बोलते हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल्स। देन ट्रेड रिसीवेबल्स, उसका एजिंग के साथ एनालिसिस, कुछ कुछ डिस्क्लोजर वॉलेंटरीली भी करती है कंपनीज। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एज यू कैन सी, उसका नोट। देन अदर बैंक बैलेंसेस। देन नोट नंबर 13 इज इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स इस कंपनी के, इस कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल है, देखिए ऑथराइज्ड 3 करोड़ नहीं है, 30 करोड़ है ना, यस 300 मिलियन इक्विटी शेयर्स, 30 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। सो दिस इज 300 करोड़, 30 इंटू 10। बट ये वैल्यू आपको उधर नहीं दिखेगी फेस पे, बिकॉज दिस इज द ऑथराइज्ड कैपिटल, ये ऑथराइज्ड है, मतलब वो चाहे तो इतने हद तक इश्यू कर सकते हैं। उन्होंने इश्यू कितने किया है, इतने शेयर्स इश्यू किया है, मींस जो डिफरेंस है उतने शेयर्स अभी इश्यूड नहीं है। सो ऑथराइज्ड इतने हैं, आपको फेस पे ये वाली वैल्यू दिखेगी, ये वाली वैल्यू 282.96। ऑल दीज शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स। तो ये फुल्ली पेड अप, पार्टली पेड अप क्या होता है, ये सब चीजें अभी भी थोड़ा पढ़ेंगे, और शेयर कैपिटल वाला चैप्टर आएगा उसमें भी डिटेल में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। कुछ समझ रहा है मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं। ये देखो इसकी वैल्यू देख लो कितनी है, 282.96 है ना। इसका पेज नंबर है 152। यहां वापस आएंगे हम लोग, फिर यहां पर गए, यहां पर गए ये 282.96 दिख गया, 282.96 इस साल का। एंड देन अदर इक्विटी का वैल्यू भी देख लो, 25,142.90। इसमें मेजर पोर्शन रिजर्व्स का होगा। दिस कुड नॉट बी ऑल प्रेफरेंस शेयर्स, मेजरली मेनली रिजर्व्स एंड सरप्लस होगा। देखते हैं हम लोग क्या है, नोट नंबर 14 25,142 याद रहेगा आपको, 25,142 ये नोट नंबर 13 था। अब इसमें भी बहुत कुछ और लिखा रहता है, रिकंसिलेशन रहता है कि शेयर्स कितने थे, ओके बिगिनिंग ऑफ द ईयर में इतने उन्होंने बायबैक कर लिया, माइनस है मतलब बॉट बैक ड्यूरिंग द ईयर, उसके बारे में नीचे लिखा है। अब आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग में कितने हैं ये सब। तो कंपनी का अगर बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाती कंपनी तो चाहे तो शेयर्स बायबैक कर सकती है, अपने ही शेयर्स वापस खरीद सकती है एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट के हिसाब से। तो ये नोट नंबर 13 ही चल रहा है। कौन से पर्सन हैं जिनका 5% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, वो डिस्क्लोजर करना पड़ता है। सो ओनली 3 पीपल होल्ड मोर देन 5%। दीज आर ऑल सम कंपनीज, ये तीनों इंडिविजुअल नहीं है।
बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होल्ड्स 34.18%. Jamnalal Sons Private Limited holds 9.29%. This is not a listed company because it's private limited. And LIC बहुत लोगों को पॉलिसियां भी चिपकाता है और बहुत सारा पैसा जो जमा होता है उसको फिर अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करता है. तो LIC बहुत कंपनियों में अच्छा खासा बड़ा शेयर होल्डर है. मोर देन 5% इज अ बिग डील इन दिस टाइप ऑफ कंपनी. समझ रहे क्या? दिस इज जस्ट द नंबर ऑफ शेयर्स. दिस इज नॉट द वैल्यू. इसको आप इंटू 10 कर दो, दैट इज द वैल्यू. दैट इज जस्ट द बुक वैल्यू, नॉट द मार्केट वैल्यू. फेस वैल्यू है 10. मार्केट वैल्यू तो बजाज ऑटो लिमिटेड का एक शेयर का कितना है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा. वो तो चेंज होते जाता है ना जब मार्केट्स ओपन है तो. सो मार्केट वैल्यू क्या है वो यहां पर नहीं दिख रहा है. वो इनिशियल पार्ट में आपको दिख रहा होगा नॉन फाइनेंशियल्स में, यहां पर नहीं दिखता है मार्केट वैल्यू क्या है. देन प्रमोटर्स कौन कौन है, उनका होल्डिंग कितना कितना है. एज यू कैन सी प्रमोटर्स का होल्डिंग एकदम निग्लिजिबल है जो, और मेन प्रमोटर तो यही है, ये कंपनी. अब वो कंपनी के शेयर्स किसके पास है वो भी आप ढूंढ सकते हो अगर वो कंपनी की बैलेंस शीट अवेलेबल है तो. समझ रहे हो क्या? नाउ दिस इज अदर इक्विटी. 25,142 था ना, ये देखो इसका टोटल 25,142.90. सो ये अदर इक्विटी में उन लोग ने दे दिया. So in this company there are no preference shares, as you can see this whole thing. There are only reserves and surplus. ये पूरे reserves है. General reserve, opening plus कुछ changes है तो closing. Retained earnings. देखो जो पिछले साल का closing था वो इस साल का opening हो गया. Retained earnings को हम लोग surplus भी बोलते हैं. Retained earning का ही दूसरा नाम क्या होता है? Surplus. जो P&L में बैलेंस रहता है उसमें फिर इस साल का भी प्रॉफिट जुड़ा. तो प्रॉफिट मतलब कि कैपिटल में नहीं जा रहे हैं, प्रॉफिट किधर जा रहे हैं? सरप्लस में जुड़ रहे हैं. और फिर उसमें से कुछ कुछ अमाउंट जैसे ट्रांसफर किया. ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इस साल तो पिछले साल किया था 502. देखो इधर माइनस हुआ था और इधर वो प्लस हुआ था पिछले साल. डबल एंट्री डेबिट क्रेडिट उसकी. इस साल कुछ भी नहीं किया ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, उनकी पॉलिसी. देन ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. देखो ये 6.41 आपके इस साल के प्रॉफिट से इधर गया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. समझ पा रहे हो क्या? अब ये रिजर्व का क्या पर्पस है, कब बनता है, क्यों बनाते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे जितना रिलेवेंट है उतना. सो दीज आर अदर रिजर्व्स. देन ये भी रिजर्व्स है. FVTOCI देखना पड़ेगा उसका फुल फॉर्म क्या है. शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, ट्रेजरी शेयर्स. सो इस तरीके से दीज आर शेयर्स ऑफ द सेम कंपनी हेल्ड बाय देम. ट्रेजरी शेयर्स जो है तो उन्हीं के पास उनकी कंपनी के शेयर्स है तो इसको माइनस कर देते हैं यहीं पर. सो उधर में वो प्लस था. ऐसा करते हुए अदर इक्विटी का टोटल आता है. फिर अदर इक्विटी में हर एक रिजर्व के बारे में उन लोगों ने एक एक नोट दे दिया है. ठीक है, ये देखिए ये कौन सा है, ये FVTOCI फेयर वैल्यू ऑफ सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स. फेयर वैल्यू से संबंधित है इन इक्विटी सिक्योरिटीज इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. तो यह है कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग इंट्रिकेसीज के बेस पर ये बनाया है रिक्वायरमेंट पर. ट्रेजरी शेयर्स, शेयर्स ऑफ द कंपनी हेल्ड बाय बजाज ऑटो ESOP ट्रस्ट. कंपनी हैज इशूड ESOP स्कीम फॉर इट्स एम्प्लॉइज. तो उनके बिहाफ पर होल्ड करके रखा है कंपनी ने. एंड देन द अदर लाइबिलिटीज, सेल्स टैक्स की, उनकी कुछ सेल्स टैक्स की लाइबिलिटी है, बहुत पुरानी चल रही है, उसमें भी इंटरेस्ट भी जुड़ गया होगा इसलिए वो बढ़ गई. और क्योंकि अभी सेल्स टैक्स लगना तो बंद हो चुका था ना 22-23 में, लेकिन पुरानी लाइबिलिटी में इंटरेस्ट जोड़ दिया उन्होंने. फिर प्रोविजंस, प्रोविजंस आर नोन लाइबिलिटीज बट द अमाउंट ऑफ दैट इज अनसर्टेन. प्रोविजन आपको बताया था 11वीं में, लाइबिलिटी है ये पता है लेकिन कितनी है वो एस्टिमेटेड रहती है थोड़ी हद तक. सो प्रोविजन फॉर कॉम्पेंसेटेड एब्सेंसेस, प्रोविजन फॉर वेलफेयर स्कीम, प्रोविजन फॉर वारंटीज, दीज आर हम एस्टिमेटेड वैल्यूज है ये. तो एंड सो ऑन. डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, देन अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेएबल्स जो क्रेडिटर्स वगैरह को चुकाना है. सो इसमें पूरा डिटेल मिलता है नोट्स टू अकाउंट में एंड नॉट जस्ट ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट. सो इन्वेंट्री का भी देखो, चेंजेस इन इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक. हम लोग अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L में कैसा हम लोग सीधा सीधा क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते थे ना, और डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, डबल एंट्री रहती थी, याद है कुछ. यहां ऐसा नहीं करते.
कंपनी का जो फॉर्मेट है उसमें जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है देखिए वो कैसा दिखता है उसमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अलग से दिखेगा ही नहीं आपको। ये नोट का फिगर याद रखो नीचे का, कितना फिगर दिख रहा है 98.11 नेगेटिव, मींस उनका इन्वेंट्री कम हुआ है राइट। इन्वेंट्री क्लोजिंग से सॉरी ओपनिंग से क्लोजिंग में इन्वेंट्री ज्यादा है, ओपनिंग में कम था, इन्वेंट्री उनका बड़ा है। ठीक है, अगर इन्वेंट्री बढ़ती है तो उसका प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आता है? अगर इन्वेंट्री बढ़ती है, क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, तो प्रॉफिट उससे बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट होता है। क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट बढ़ता है, मतलब एक्सपेंसेस कम होते हैं, क्योंकि उतना एसेट में पड़ा है ना, उतना एसेट में पड़ा है, स्टॉक बेचा नहीं है, जितना बेचा उसी को एक्सपेंस में लेते हैं तो ये देखो ये एक्सपेंस में माइनस दिखेगा अपने को, इतना आंकड़ा 98.11 एक्सपेंस के आपको इसमें माइनस में दिखेगा। देखिए कहां मिलेगा ये 98.11, ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है। देखो इसमें चेंजेस इन इन्वेंट्री माइनस 98.11, ये एक्सपेंसेस की लिस्ट है, इसका शेड्यूल वहां पर दिख रहा है। सो ये कैसे बनता है, क्या इसके पीछे का लॉजिक, ये सब समझाऊंगा मैं आपको इस चैप्टर में। समझाते हुए मैं बहुत सारे चार्ट्स का यूज करूंगा। ये जो स्टॉक वाला पार्ट है ये भी आपको मैं प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू समझाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है, हाउ इज इट शोन हियर फाइनली। तो आप उसकी चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो मैं आपको याद करवा दूंगा, है ना। देखो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, चेंजेस इन इन्वेंट्री, लेकिन वहां क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लिखा था तो वो नेगेटिव आया, तो यहां पर नेगेटिव बोल के था। सो मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे वर्क कर रहा है लॉजिक के साथ में। लेकिन कुछ कुछ चीजें रहती है जहां पर हमको टर्मिनोलॉजी जो है सो याद करना पड़ेगा। टर्मिनोलॉजी में आपको ज्यादा वहां पर फ्रीडम नहीं रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर नॉन करंट लाइबिलिटी वर्ड बोला है तो आप एग्जाम में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं लिख के आ सकते, फिर मार्क्स नहीं मिलेगा उसका। तो जो टर्म्स है वो कुछ टर्म्स आपको बराबर यूज करना पड़ेगा। जैसे हमने देखा ये कंपनी तो इक्विटी वर्ड यूज कर रही है इसके लिए, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम लोग शेयर होल्डर्स फंड ही बोलेंगे उसको। कंपनी तो सरप्लस को रिटेन अर्निंग बोल रही है, लेकिन हम उसको सरप्लस ही बोलेंगे। तो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी रियल लाइफ में, लेकिन अपने एकेडमिक्स में अनफॉर्चुनेटली वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अपने एकेडमिक्स के वो 20 मार्क में भी वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, 80 मार्क में तो रिस्क नहीं ले सकते। तो हमको थोड़ा सा बुक से पढ़ना पड़ेगा क्या है, लेकिन यू शुड नो दैट इन रियल लाइफ उसमें थोड़ा बहुत ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। देन इस तरीके से ये तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस था। ये भी देखो बहुत अलग टाइप का फॉर्मेट दिख रहा होगा आपको, ये उसका फर्स्ट पेज है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पेज है, दिख रहा है आपको। तो क्या लिखा है इसमें, पहले रेवेन्यूज लिखे हुए, इनकम लिखा है, टोटल इनकम, और फिर एक्सपेंसेस। अपन कैसा बनाते थे पीएनएल अकाउंट, है ना, क्रेडिट साइड में इनकम, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस, फिर नेट प्रॉफिट आता था। यहां वैसा नहीं है, यहां टोटल इनकम इतना, टोटल एक्सपेंसेस इतना, तो जिसमें से ये माइनस किया तो ये मिलता है प्रॉफिट। फिर वो प्रॉफिट में फिर टैक्स, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स वगैरह हटाते हैं, फिर मिलता है प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है ये अमाउंट याद रखना 5627। इसका क्या होता है आगे, अच्छा उसमें बाकी की और इनकम भी ऐड हो गई, तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी है 5866। ये देखो ये अमाउंट उधर हमारे नोट नंबर नोट नंबर 14 में ये देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये उतना यहां पर ऐड हुआ है 5627। ये 5627 कहां से आया, ये आया अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मिलाने के बाद। $5627 देखना पड़ेगा वो एग्जैक्टली कहां से आई वो वैल्यू, ये रहा 5627। दिस इज द प्रॉफिट विच इज गोइंग एंड गेटिंग एडेड इनटू द रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और कही जा रही है, ये वाली जो इनकम है ये और कही जा रही है। डबल इफेक्ट तो हुआ है उसका दूसरा इफेक्ट कहीं ना कहीं तो गया है, दिस हैज गॉन अल्टीमेटली, कहीं ना कहीं तो दिखेगी ना ये चीज 238.88। तो उसमें नहीं जाएंगे हम अभी, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि पेज नंबर 154
238.88 अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखना पड़ेगा और कोई रिजर्व में गई या कुछ तरीके से एडजस्ट हुई. सो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मेट दैट वी आर सपोज टू सी. ये फॉर्मेट का प्रैक्टिकल. इसमें मैंने अब पीएनएल टू पीएनएल ज्यादा कंपेयर नहीं करवाया आपको फॉर्मेट अभी, क्योंकि वो रुक के करेंगे. मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर इज बैलेंस शीट. पीएनएल एज यू कैन सी बहुत कम पेजेस का है. ये मतलब बहुत कम पेजेस में हो जाएगा अलॉन्ग विथ इट्स क्वेश्चंस. बैलेंस शीट में आपको इतना सारा जो है वो पढ़ना है. इज दैट ओके? सो अभी हमने स्टार्ट तो कर ही लिया है फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट. नेक्स्ट क्लास में हम लोग शेयर होल्डर फंड के बारे में बात करना शुरू कर देंगे, जिसको मैं आपको डिटेल में एक एक एस्पेक्ट्स के साथ में समझाऊंगा. अभी सिर्फ आप फर्स्ट से फोर्थ पेज के बीच में क्या थियरी दिए वो देख लीजिए. पेज नंबर 1.1 क्या क्या पार्ट्स होते हैं सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. आपकी सिलेबस में क्या लिखा है बस उतना याद रखना है. अभी तो अपन प्रैक्टिकल देखें. बैलेंस शीट होता है. बैलेंस शीट क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी. बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या होता है? पोजीशन स्टेटमेंट. मार्किंग ऐसे कर लो कि आपको बाद में मतलब कि लिमिटेड चीजें ही पढ़ना पड़े. हेडिंग पढ़ा पोजीशन स्टेटमेंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसी का दूसरा नाम क्या है? इनकम स्टेटमेंट. बैलेंस शीट पार्ट 1 में उसका फॉर्मेट दिया है, पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 3. इसका पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 3 में फॉर्मेट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस का. ठीक है, एमसीक्यू वगैरह में आ गया तो. फिर नोट्स टू अकाउंट. इन्होंने यहां पर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के बारे में बोला ही नहीं है, तो ना इन्होंने बोला है ना अपन ने पढ़ा है. अपन ने वहां देखा भी नहीं था. था क्या ऐसा कुछ? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में था क्या ऐसा कुछ? है ना, लेकिन ये नहीं है. अपने लिए क्या है? बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो एंड नोट्स. बस ये वाला नहीं पढ़ना है अपने को, सिलेबस में नहीं है. रियल लाइफ में होता है क्या? हाँ होता है. ठीक है, खास करके लिस्टेड कंपनीज के केस में. देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये तो पूरा चैप्टर है, इस पे हम लोग पढ़ेंगे. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? होपफुली दे विल नॉट आस्क इन द एग्जाम डिफाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट वी शुड नो अगर हम अपने हिसाब से भी लिखना चाहें. सो दे आर द समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग डेटा विच गिव इंफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. बैलेंस शीट पोजीशन बताती है और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल परफॉर्मेंस बताता है. इजंट इट? बैलेंस शीट से सब सही लग रहा है, लेकिन फिर देखा कि अरे लॉस हो रहा है इनको. तो व्हेन वी से बैलेंस शीट स्टडी कर रहे मतलब कि पीएनएल भी साथ में ही स्टडी करते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ बैलेंस शीट देखकर इन्वेस्टमेंट कर दिया. और आपने तो और भी चीजें देखना चाहिए. तो ये देख लो एक बार. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अ समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज. बैलेंस शीट, summary of accounts, balance sheet and income statement. They are the end product of the financial accounting. Okay, that shows the financial position, the result, मतलब performance, and an analysis of the use of the earnings. मतलब cash flow, पैसा किधर गया, या इवन जो earnings है उसको कहां पर कौन से फंड, कौन से रिजर्व में डाला. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर क्या है? व्हाट आर द कीवर्ड्स? दे आर रिकॉर्डेड फैक्ट्स. पोस्टमार्टम एक्टिविटी है, जो हो चुका है उसको हम लोग ने यहां पर शो किया है. दिस इज नॉट समथिंग विच विल हैपन, दिस इज समथिंग विच हैज हैपेंड अप टू दैट डेट. रिकॉर्डेड फैक्ट्स. दे आर प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. देखा था हमने, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से बनाया है. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशंस आर इन्वॉल्व्ड. पहला नोट तो कितने पेजेस का था? उसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स लिखे थे, उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज अडॉप्ट किया है. So it is based on various accounting policies. They have to follow the accounting standards as prescribed by the Companies Act for preparing the financial statements. Selection of accounting policies have an impact. Accounting policies का जो selection होता है, it does have an impact, okay, on the financial statement. Policies कैसी रहती है? जैसे depreciation में SLM मेथड लगाना कि WDV मेथड लगाना, ऐसा. There are certain estimates also in the financial statement. Estimates भी रहते हैं, है ना, कुछ जैसे provisions वगैरह estimated basis पर calculated रहते हैं. Sources of financial information. This is the basic characteristic that financial statement जो है, it is the source of financial information. और शॉर्ट में दिया है कि एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या रहता है. एनुअल रिपोर्ट में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये सब हम लोग थोड़ा सा पलटा है ना हमने.
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 चीजें रहती है, नोट्स टू अकाउंट में ये डिटेल्स रहती है, आपको मैंने पूरा प्रैक्टिकली बताया है, लाइन आइटम वाइज डिटेल्स है ना। एनुअल रिपोर्ट ब्रॉडर टर्म है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ब्रॉडर टर्म है? एनुअल रिपोर्ट ये 250 पेज के एनुअल रिपोर्ट है, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक पार्ट है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिटर रिपोर्ट के बारे में शॉर्ट में दिया है, और फिर मेन स्टार्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग सिर्फ 3 चीजें पढ़ेंगे ये चैप्टर में, 2 बैलेंस शीट और P&L। नोट्स के बारे में भी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम, और लास्ट चैप्टर में कैश फ्लो बस। ओके, और उसका एनालिसिस कैसे करना। सो विद दैट नोट आई एंड टुडेज क्लास, वी विल कंटिन्यू टुमारो, मींस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।